गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत। देखिए, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में कुछ अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वे जो उनकी आय है आय से अधिक खर्च करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आय में कुछ बचाते हैं। तो जो बचाते हैं वो अपना धन जमा कराने के लिए किस प्रकार वे अपने बैंक में ऋण जमा कराते हैं, और जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता है वो बैंकों से ऋण लेते हैं। तो देखिए, वे संस्थाएं जो लोगों को धनराशि की सहायता कराती है जिसको कहते हैं वित्तीय संस्था। अब देखिए, यहाँ प्रमुख परिभाषा है, ये महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्था क्या होती है? वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन के कार्य जैसे जमा, ऋण, निवेश आदि को संपन्न करती है। जैसे बैंक है, सहकारी समिति है, साहूकार है, देसी बैंकर आदि। ये वित्तीय संस्था की परिभाषा है कि एक ऐसी संस्था जो वित्तीय लेन देन के कार्य करती है। अब वित्तीय लेन देन में देखो, कुछ जमा कराते हैं, कुछ ऋण लेते हैं, कुछ किसी प्रकार की पूंजी निवेश करते हैं। इसके उदाहरण भी आ गए हैं, बैंक है, सहकारी समिति है, साहूकार, देसी बैंकर आदि है। इन वित्तीय संस्थाओं को संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। संस्थागत स्रोत वे स्रोत होते हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसमें अंतर भी आता है। कई बार 4 अंक का प्रश्न आता है कि संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है संस्थागत स्रोत या संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं, जिसमें प्रमुखतः सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती है। ये ऐसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा संचालित होती है और भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा आरबीआई बैंक है उसके अधीन काम करती है। जैसे जितने भी निजी बैंक है वो सब भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन काम करती है, और भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार संचालित करती है। अब देखिए, इनका नियमन, नियंत्रण एवं निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा ही संचालित होता है। ये अपनी सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए ही कार्य नहीं किया जाता, इनके महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना होता है। अब देखिए, ये संस्थाएं गरीब एवं कमजोर वर्ग को भी साख प्रदान करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार ये संस्थागत स्रोत की प्रमुख विशेषताएं हैं जो यहाँ किसी न किसी प्रकार से सरकार के द्वारा ही संचालित होती है। अब देखिए, यहाँ प्रमुखतः संस्थागत स्रोतों की सभी विशेषताओं को यहाँ हमें बताया गया है कि संस्थागत स्रोत किस प्रकार हैं और सरकार द्वारा संचालित हैं। आरबीआई बैंक उनकी देखरेख करता है। और गैर संस्थागत स्रोत हैं वो इनसे अलग है। गैर संस्थागत स्रोतों में क्या होता है, इनकी विशेषता हम इसके विरुद्ध लिख सकते हैं। ये सरकार द्वारा संचालित नहीं होते, इनकी ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है। और उदाहरण हम दे सकते हैं कि संस्थागत स्रोत का प्रमुख उदाहरण है बैंक और सहकारी समितियां। और हम गैर संस्थागत स्रोत में उदाहरण दे सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से, जैसे कोई सेठ है, साहूकार है, महाजन है, नियोक्ता है, मित्र है या रिश्तेदार है, ये लोग गैर संस्थागत स्रोतों में आते हैं जो धन उपलब्ध कराते हैं। अब एक प्रमुख परिभाषा है वित्तीय समावेशन। आप देख सकते हैं, वित्तीय समावेशन प्रमुखतः परिभाषित किया गया है कि समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़ी तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। कि गरीब और कमजोर और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनकी आय कम होती है, उन लोगों को ये वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ऐसी वित्तीय सेवाओं को ही वित्तीय समावेशन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक हम सभी जानते हैं, पीछे हमने 3 स्थितियों की कहानी पढ़ी थी जिनमें नितेश और चांदनी, इसमें बताया गया है विस्तार से कि नितेश और चांदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं
जितना उनको नौकरी से पैसा मिलता है वो बचत ज्यादा करते हैं। अब देखिए वो बचत अपनी कहाँ जमा कराए कि उसके बचत कराने के लिए धन डूबने का भय भी नहीं हो और अपनी जमा पूंजी पर उचित ब्याज भी प्राप्त हो। तो वे दोनों क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी बचत का वे हिस्सा कोई ऐसी संस्था को जमा कराए जिससे बचतों को सुरक्षित रखा जाए और वह अपनी वस्तुओं को आसानी से वापस भी प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने चुना बैंक, कि बैंक एक ऐसा है कि वो समय समय पर अपना पैसा जमा कराते रहते हैं निदेश और चांदनी, और अपने संपन्न कार्यों को महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ के रूप में उन्होंने बैंक को चुना। बचत करने वाले रुपए जमा लेकर बैंक ये रुपए उन लोगों को उधार दे देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है। देखिए बैंक पूंजी का उपयोग करने वालों तथा बचत करने वालों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी प्रदान करती है कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता बैंक खातों में जमा धन को निकाल सकता है। इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। कहते हैं कि जब भी लोग बचत करते हैं और अपने बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो बचत को वापस निकलवा भी सकते हैं और उनकी जो आय का जो बचत का हिस्सा है वो सुरक्षित भी रहता है। इस प्रकार सुविधा के अनुसार महत्वपूर्ण लक्षण विनिमय का माध्यम प्रदान करती है। अब देखिए हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि लोग नगद की बजाय चेक के भुगतान के बारे में भी आपने सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता क्या करता है, जिसका किसी बैंक में खाता हो वो एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक काटने के संबंध में बताया गया है कि चेक क्या होता है। हम सब जानते हैं कि चेक एक कागज का टुकड़ा होता है। तो वह उसमें किस प्रकार परिभाषित किया गया है कि चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। तो किसी विशेष व्यक्ति के नामित भुगतान का आदेश दे रहा है वह चेक कहलाता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है कि चेक क्या होता है। चेक प्रमुखतः एक आदेश पत्र होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। देखिए इसमें विस्तार से बताया गया है कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पर दिया है कि एक प्रमुखतः चेक दिया है, उसमें राजेंद्र प्रसाद को 500 रुपए का भुगतान करने के लिए जारी किया गया है। संस्था का नाम है टैगोर शिक्षण संस्थान। उसमें बताया गया है कि उस चेक पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं अंकित की गई है। ये रेखांकित चेक की बात का सूचक बताया गया है। तो क्या है, प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होगा, यानी कि जो ले रहा है चेक उसके खाते में ही पैसा जमा हो सकता है, उसको हम नगद नहीं निकलवा सकते, क्योंकि उसके चेक के सामने बाईं तरफ ऊपर की ओर 2 तिरछी लाइनें खींच दी गई है। तो हम कह सकते हैं चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समानांतर रेखाएं खींची गई और समानांतर रेखाएं नहीं खींची हुई है और उसमें अपना नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे चेक में जोखिम रहता है कि उसको कोई भी नगद पैसा निकलवा सकता है। लेकिन 2 समानांतर रेखाएं खींचने का मतलब है वो चेक की धनराशि केवल उस व्यक्ति के खाते में ही जमा होती है, उसको नगद नहीं निकलवा सकता। तो अब देखिए बैंक की इस प्रकार चेक की रेखांकित जो चेक होता है उसमें 7 पूर्तियां बनी होती है। हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इस चेक में ये 7 पूर्तियां कौन कौन सी है। देखिए 2 समानांतर तिरछी रेखाएं, जारी करने का दिनांक लिखना पड़ता है, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम लिखा हुआ रहता है, भुगतान की राशि अंकों में भी लिखनी पड़ती है तो भुगतान की राशि शब्दों में भी लिखा जाता है। 6 बात दे रखी है, चेक जारी करने वाले की खाता संख्या नीचे लिखी हुई रहती है बैंक के द्वारा। और 7वीं बात दे रखी है चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो इस प्रकार हम इस चेक को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, देखिए इसमें 2 समानांतर रेखाएं दी गई है। ये दोनों समानांतर रेखाएं
इसको प्रमुखतः ये इंगित करती है कि ये जो चेक है ये केवल व्यक्ति के खाते में ही पैसा जा सकता है, वह नगद नहीं निकलवा सकता। और जिस चेक में ये दोनों लाइनें नहीं है उस चेक को जिसका नाम लिखा रहता है वो नगद पैसा निकलवा सकता है। सीधी सी बात है इसकी पहचान करने के लिए कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रमुखतः चेक दिया है प्रचलन में रेखांकित चेक लिखे जाते हैं और रेखांकित चेक से ही धन की प्रमुखतः श्योरिटी रहती है, उसमें कोई भी धन को निकलवा नहीं सकता, उसके खाते में जाता है। तो देखिए हम जांच सकते हैं, ये 500 रुपये का चेक दिया है, ऊपर ही ऊपर देखिए आप दिनांक लिखी हुई है इसकी, और फिर इसकी देखो शब्दों में लिखा हुआ है और इसके अंकों में लिखा हुआ है, और फिर नामित व्यक्ति के देखिए इसको नाम जो दिया गया है उसका, और फिर उसके हस्ताक्षर होना जरूरी है। ये चेक के नंबर होते हैं। इसमें दिया है कि इसके भुगतान की प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह चेक लिखना जोखिमपूर्ण होता है। अगर सामान्य रेखा नहीं लिखी हुई है ये रेखाएं तो वो जोखिमपूर्ण होता है, उसको खाते से कोई भी निकलवा सकता है जिसका नाम होता है। अब देखिए हम देखते हैं कि हमारी जो मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। जैसे हमें जरूरत है पैसों की, तो हम पैसा किसी को देना चाहते हैं तो हमें बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, हम चेक के माध्यम से किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। अब देखिए बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका कार्य करते हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। इस हिस्से का प्रावधान एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतनी नगद से हो जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्था है। यहाँ देखिए बैंक को परिभाषित किया गया है कि बैंक क्या होती है। तो बैंक वह संस्था होती है जो जनता से मांग जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाई तो स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट दिया है वाणिज्यिक बैंक। अब देखिए चेक द्वारा निकालने योग्य जमाओं को स्वीकार करना बैंक का एक प्रत्यक्ष विशेष कार्य है कि चेक निकलवाते हैं तो उनमें क्या क्या शर्तें होती है, ये बैंक अपने स्तर पर रखता है। अब वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? जो वित्तीय संस्थाएं कि वे वित्तीय संस्थाएं जो जमाएं स्वीकार करना, व्यवसायिक ऋण प्रदान करने आदि सेवाएं प्रदान करती है उन्हें वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। कि हम जो बचत करते हैं, बचत की हुई को जमाएं स्वीकार भी करता है और व्यवसायिक ऋण भी लोगों को प्रदान करता है। इस प्रकार की सेवाएं करने वाली संस्था को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। अब देखिए बैंक की आय क्या होती है कि जमाकर्ता जो जमाएं जमा कराता है, जमाकर्ता को दी गई जो ब्याज की दर है वो बहुत कम देता है बैंक, और जो ऋण ले रहा है ऋण लेने वालों से ब्याज की दर बैंक ज्यादा लेता है। तो जमाकर्ता की ब्याज की दर और ऋण लेने वाले के ब्याज की दर का जो अंतर है वो ब्याज की दर का अंतर ही बैंक के पास बचत होती है। बैंक उसी से अपने कर्मचारियों को और अन्य लोगों को या अपनी किसी न किसी प्रकार से जरूरतों को बैंक पूरा करता है। देखिए वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका कि वाणिज्यिक बैंक क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार हमारे समाज में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो हम निम्न बिंदुओं से जान सकते हैं कि बैंक किस प्रकार हमारे समाज के लिए और अपने लोगों के लिए किस प्रकार की सेवाएं देता है। जैसे पहले बता रखा है कि हमारी आर्थिक विकास हेतु तो ऊंची बचत दर आवश्यक है कि अपने देश को विकास करना है तो उसकी बचत हमें बहुत आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक जनता की वस्तुओं को सुरक्षित रखकर उन्हें ब्याज भी प्रदान करता है कि जो लोग
अपने प्रति माह पैसा बचत करते हैं या कैसे भी 2 महीने, 4 महीने या 8-10 महीने या 1 साल से कोई पैसा जमा कराने जाते हैं तो उनको वे जमा स्वीकार कर लेते हैं और बचत को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि बैंक का यह कार्य समाज में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब बैंक यह काम करता है, जमाओं को स्वीकार करता है, तो लोगों में रुचि बन जाती है कि बैंक का पैसा सुरक्षित रहता है और वो अधिक से अधिक धन को एकत्रित करने में लग जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो बैंक में अचानक से वे अपनी बचत का पैसा निकलवा भी सकते हैं। दूसरी भूमिका बताइए कि वाणिज्यिक बैंक हमें और क्या सहायता करता है। इससे जनता से जो बचतें जमा होती है उन्हें गतिमान करके बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों तथा निवेशकों तक पहुंचाते हैं। यदि बैंक नहीं होते तो बचतें सदैव बचतकर्ता के पास ही पड़ी रहती तथा कभी भी उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं आती, क्योंकि वो एकत्रित नहीं कर पाता और वह एकत्रित करने से भी उसके पास सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि उनका चोरी होने का डर भी बना रहता है। अगर बचत करता ही अपने पास बचत को एकत्रित रहेगा तो चोरी करने का डर और उसे अपने ब्याज की जो राशि मिलती है बैंक से वो भी उसे नहीं मिलती। तीसरी भूमिका के रूप में बताया गया है बैंक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो किसी न किसी प्रकार से मुद्रा एक संसाधन है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। जिनके पास बचत होती है वे जमाएं कराते हैं बैंक में और बैंक उसी मुद्रा को जिनको आवश्यकता होती है तो संसाधन के रूप में उनको ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को दे देता है। अब देखिए, प्राप्त वस्तुओं को बैंक उन क्षेत्रों को उधार देते हैं जहां लाभ की दर अर्थात प्रतिफल की दर अधिकतम होती है। साथ ही बैंक उन क्षेत्रों में भी संसाधन आवंटन करते हैं जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से वांछनीय है कि समाज के लोग जहां सहयोग प्रदान करते हैं तो वे समाज के लोग किसी न किसी चेक के माध्यम से अपनी बचत में से समाज के विकास में सहयोग प्रदान कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बचत एकत्रित रहती है, सुरक्षित रहती है और वो समाज के लिए अपनी बचत में से कुछ हिस्सा लोगों को दान कर देते हैं या समाज के विकास में लगा देते हैं। अब देखिए, वाणिज्यिक जो बैंक है ये क्या क्या काम करते हैं, इनके प्रमुख कार्य जो दिए गए हैं वो प्रमुख 3 ही दिए हैं कि एक तो जमाएं स्वीकार करना, जिन लोगों के पास बचत होती है वो जमा कराने बैंक जाते हैं। ऋण प्रदान करना, जिन लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है वे लोग सस्ती ब्याज दर पर बैंक के पास जाते हैं। और अन्य कार्यों में बताया गया है कि बैंक बिलों और चेकों का भी संग्रहण करता है कि जैसे किसी प्रकार से बिल की राशि चुकानी है तो बैंक उसको भी किसी न किसी प्रकार से अपनी उस बिल को लोगों तक भुगतान के रूप में दे देता है। अब यहाँ देखिए, पहला पॉइंट दिया है जमाएं स्वीकार करना। हम यहाँ जानेंगे कि जमाएं क्या है, कि जिन लोगों के पास पैसा है, बचत है, वो जमा कराने के लिए जमाएं अपनी बैंक में जमा कराता है और बैंक उन जमाओं को स्वीकार करता है। अब देखिए, जमाएं 3 प्रकार की बताई गई है कि कैसे कैसे लोग उन जमाओं को स्वीकार करते हैं। देखिए, बैंक व्यक्तियों, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं से जमाएं प्राप्त करते हैं। व्यापक रूप से जमाएं 3 प्रकार की होती है, जैसे मान लो चालू खाते की जमाएं, दूसरी है बचत खाते की जमाएं और तीसरी है स्थायी जमाएं। तो आप कह सकते हो ये किसी न किसी बचत की जमा कराने के 3 प्रकार है। चालू खाते की जमाएं, जो बड़े फर्म व्यवसायी होते हैं वो अपना इस प्रकार का खाता बैंक में खुलवाते हैं जिसमें केवल ब्याज न के बराबर मिलता है। उनमें पैसा बहुत ज्यादा आता है, केवल वे अपना व्यवसाय चलाने के लिए इस चालू खाते को खुलवाते हैं ताकि उनके पैसे सुरक्षित रहते हैं और किसी का भी वे भुगतान चेक के माध्यम से कर देते हैं। दूसरे प्रकार का है बचत, जो आम सामान्य समाज के लोग बचत खाता खुलवाते हैं। लोग कहते हैं कि एक बचत खाता खुलवा लो, तो ये दूसरी प्रकार की जमा है बचत खाते की जमा, यानी कि जितना वो बचत करे
उस पैसों को वो बैंक में जमा कराता रहता है और इकट्ठा हो जाता है। प्रति माह बैंक उसको ब्याज भी देता है, हालांकि ब्याज कम देता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता जाता है। और जब उसको अचानक जरूरत पड़ती है कि अपने बच्चों की शिक्षा में लगाना है, तो वो उस बचत को निकाल करके अपने बच्चों की शिक्षा में भी उस बचत को काम में ले लेता है। दूसरी प्रकार की है स्थायी जमाएं, जो आप लोग जानते हो, जिसको कहते हैं फिक्स एफडी। वो स्थायी है, वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जितना हम उस बॉन्ड में भरते हैं, उस बॉन्ड की राशि को कितने साल बाद में बैंक हमें देगा, उसके सारे जो भी नियम है उन पर हमारे हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो उतनी साल पर वो ब्याज की दर के रूप में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार 3 जमाओं का विवरण दिया गया है। फिर नेक्स्ट दिया है वाणिज्यिक बैंक का दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। अब देखिए, ऋण हर किसी को देता नहीं है बैंक। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है आदि को ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन यह ऋण नगद, साख, अधिकर्ष आदि अनेक रूपों में प्रदान किया जाता है। कि अधिविकर्ष के रूप में भी जमा कराता है। अधिविकर्ष क्या होता है कि खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना है। जैसे मान लो अपना बचत खाता है और बचत खाते में पैसा कम है और हमें जरूरत ज्यादा है, तो बैंक उन लोगों को बचत खाते की धनराशि से थोड़ा बहुत अधिक रकम भी दे देता है। और वह इसलिए दे देता है क्योंकि इसके पास बचत है और बचत के अनुसार उसको अलग से ऋण भी प्रदान कर देता है। यहाँ देखिए, बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्य से दिए गए ऋण पर ब्याज की दर भी अलग अलग होती है। कहते हैं कि बैंक अलग अलग लोगों को ब्याज देता है, वो अलग अलग राशि होती है। जैसे मान लो बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋणों पर लेते हैं। ये सामान्यतः बात है कि जो लोग जमा कराने जाते हैं, जिसके पास बचत है, तो उनको ब्याज कम देता है और अधिक ब्याज उन लोगों से लेता है जो ऋण लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ दिया गया एक परिभाषा है, कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। तो एक परिभाषा बनती है यहाँ, बैंक की आय किसे कहते हैं, तो बैंक की आय किसे कहते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर ही बैंक की आय होती है। और बैंक उसी से अपना कर्मचारियों को पैसा वितरित करता है और अपनी बचत को आरबीआई में जमा कराता है। तो जितने भी बैंक है वे सब सरकारी बैंक नहीं है, वे सारे बैंक आरबीआई के अधीन जुड़े हुए रहते हैं और आरबीआई उन बैंकों के बचत को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हम जान गए हैं ये बैंक आय के प्रमुख स्रोत, इनकी ब्याज की दर होती है। फिर अन्य कार्य में दिया गया है कि बैंक बिलों तथा चेकों का संग्रहण भी करता है। बीमा की कोई किस्त हो तो उसको भी नियमित भुगतान करता है। इस प्रकार इस सुविधा को प्रदान करने मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। बैंक अनेक सांख्यिकी सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। वे धन के हस्तांतरण की भी सुविधा प्रदान करते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार बैंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण संस्था है। अब देखिए, इसमें बैंक संस्थागत स्रोत है, ये जमाओं पर उचित ब्याज प्रदान करता है। इनकी प्रदत्त साख पर ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर की तुलना बहुत कम होती है। देखिए, संस्थागत स्रोत जो हम पढ़ रहे हैं, संस्थागत स्रोत अपनी सभी लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं।
पीछे हमने संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अब इसको पुनः दिया है और यहाँ से हम उस प्रश्न का पूरा हल कर सकते हैं। संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में क्या अंतर है, ये 4 अंक का प्रश्न बनता है। इसमें देखिए संस्थागत स्रोतों में हमने पीछे पढ़ा था, ये सरकार के द्वारा संचालित हैं, लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं, इनकी संस्थाओं का कार्य दिवस कार्य घंटे निश्चित होते हैं, ये सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि किसी न किसी दिन इनकी छुट्टी या लीव या अवकाश भी रहता है। जैसे यदि इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल और धीमी जरूर है, लेकिन ये कभी भी शोषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं, यानी कि इनकी जो ऋण देने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है। ये कानून के अनुसार क्या करते हैं कि जिन लोगों के पास परिसंपत्तियां होती है ना, परिसंपत्ति जैसे मान लो भूमि मकान दुकान, उनके कागजात रखता है तभी बैंक ऋण देता है। ऐसे सामान्य लोगों के पास अगर भूमि दुकान नहीं होती है तो उनको बैंक कभी भी ऋण नहीं देता है। दूसरा बताया है गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत, या हम जान सकते हैं, देखिए ये वित्तीय लेन देन के संबंध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होते हैं, इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन नहीं करते हैं, ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण के नियमता नियंत्रण से बाहर होती है, ऐसा कोई नियामक या संगठन या केंद्र नहीं होता। ये गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत प्राप्तों की गतिविधियों को निर्देशित करता है। इस प्रकार यहाँ दिया गया है, देखिए गैर संस्थागत स्रोतों की ऋण ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। देशी बैंकर होता है, इसमें उदाहरण हम कह सकते हैं गैर संस्थागत स्रोतों का देशी बैंकर, साहूकार, भूस्वामी, रिश्तेदार आदि को सामान्यतः गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है। और संस्थागत स्रोतों में होता है केवल 2 उदाहरण, बैंक और सहकारी समितियां। ये संस्थाएं बहुत लचील होती है, इनकी गतिविधियां समय बाधित नहीं होती और साख प्रदान करने की जो प्रक्रिया है बहुत सरल है, सीधी होती है। कोई भी शेठ साहूकार आपको ब्याज पर ऋण दे देगा, लेकिन वह ब्याज की दर बहुत ज्यादा लेता है जिसे हम चुका नहीं पाते हैं और कर्ज जाल में फंस जाते हैं। इनके द्वारा बहुत कम कागजी कार्यवाही होती है, इन संस्थाओं द्वारा अपने लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है, इन पर लेन देन का रिकॉर्ड में हेराफेरी के गंभीर आरोप भी लगते रहते हैं, क्योंकि ये जब ब्याज के ऊपर ऋण देते हैं तो पहले जो बताई गई दर है वो मौखिक रहती है, लिखित कार्य नहीं होता है, जब देने की बारी आती है तो ब्याज ज्यादा भी ले सकते हैं। इस प्रकार गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत अधिकांश स्थानीय होती है, अपने आसपास के लोग, ये क्षेत्र की संस्कृति प्रथाओं रीति रिवाजों से सुपरिचित भी होते हैं ये लोग, अतः ये साख प्रदान करने एवं दिए गए उधार की वसूली में बहुत लोचलपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये संस्थाएं ऋण प्रदान करती है जिनको गैर संस्थागत स्रोतों में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए इसके द्वारा जो प्रदत्त साख की अधिकांशतः वसूली हो जाती है, साथ ही अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए अनेक बार अनुचित साधनों का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि ये गैर संस्थागत स्रोत हैं। शेर साहूकार महाजन और रिश्तेदार या मित्र होते हैं, तो ये कोई न कोई किसी प्रकार से ऋण वापस लेने के लिए लोगों को डरा धमका करके भी अनुचित साधनों का मतलब है डरा धमका करके भी उन लोगों से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि वे स्थानीय लोग ही उनको ऋण देते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ लिया है अपने वाणिज्यिक बैंकों के तीनों कार्य। थैंक यू। इसी के साथ पूरा होता है तुम्हारा ये नेक्स्ट फिर कल।